कांग्रेस का वोट शेयर जो है 39% वोट शेयर था। और अब महाराष्ट्र में तो कांग्रेस तीसरे चौथे नंबर की पार्टी है, जिसके अपने मुश्किल से 40-45 विधायक हैं। अभी वहाँ पे सीट शेयरिंग की लड़ाई है, जब उतने सीट लड़ने को मिलेंगे तब ना उनके विधायक चुन के आएंगे। तो महाराष्ट्र की राजनीति बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो लोग, इसके पिता ने पूरी जिंदगी कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करी, उन्होंने कहा कि जिस दिन मेरी पार्टी का कांग्रेसीकरण हो जाएगा उस दिन मैं अपनी दुकान पे ताला लगा दूंगा। उनके बेटे ने अपने पिता के पूरे जीवन के संघर्ष को सोनिया गांधी की चौखट में ले जाकर नीलाम कर दिया। तो राहुल बाबा का बड़ा एक फेवरेट नारा है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ए भाई, तुम तो 55-56 सीट वाले हो, तुम्हें इतनी एक बेसिक इज्जत नहीं मिल रही है उस गठबंधन के अंदर। अब जिसके सलाहकारी संजय राउत जैसे लाउड माउथ होंगे तो उसका क्या विवेक होगा, उसका क्या विजन होगा। अब विधानसभा के चुनावों की तैयारी जो है वो महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है। आने वाले 20 तारीख को वोटिंग है। एक तरफ एमवीए का कहना है कि सीटों पे बंटवारे की बात हो चुकी है, पर क्या जिस तरीके से रणनीति एमवीए की रही है और जो 1.25 साल और 2 साल सरकार चलने के बाद जो टूट गई थी, क्या उस एमवीए, क्या उस शिवसेना पर महाराष्ट्र की जनता भरोसा करेगी? देखिए, महाविकास आघाड़ी की जो राजनीति है, मैं उसका आपको छोटा सा एक ट्रेलर बताता हूँ। ये शायद कल की बात है, किसी चैनल पर ये सारे तीनों पार्टी के प्रवक्ता जो है टीवी पर बैठकर इसी चुनावी विषय पर बात कर रहे थे। तो एक बड़बोले इनके प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले, वो बोले कि हमारे तो जो है मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार होंगे वो उद्धव ठाकरे होंगे। और उसी में शरद पवार जी की पार्टी के प्रवक्ता भी थे, उन्होंने अपना माथा पीट लिया, बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी कोई कंसेंसस बना नहीं है। उतने में कांग्रेस के भी थे, उन्होंने भी उस चीज़ को नकार दिया। तो शिवसेना के प्रवक्ता पलटकर बोले कि हम लोग जो है 30 साल से भाजपा के साथ थे, हमारा वैसे कोई खास लगाव जो है कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं है। आप सोचिए, एक ऐसा गठबंधन, तीनों पैनलिस्ट टीवी चैनल पर बैठकर डिस्कस करने के लिए आए हैं, डिबेट करने के लिए आए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। उनका आपस में इतना कोऑर्डिनेशन नहीं है कि टीवी पर जाकर बोलना क्या है। देखिए, एक तुक्के में सरकार बन गई, किसी आदमी को सनक चढ़ी क्योंकि आपने देखा होगा इससे पिछले चुनाव में भी जो है उद्धव ठाकरे ने अपना जो घमंड दिखाने की कोशिश की थी और उनकी हालत क्या हुई। अभी जो इससे पिछला विधानसभा चुनाव था, भाजपा 140 सीट पे लड़ती है, भाजपा 105 सीट जीत के आती है और मोरलेस ये भी लगभग उतनी 130-140 सीट पे लड़े थे और ये बमुश्किल 55-56 सीट जीत के आते हैं भाई साहब। अब ये घमंड किस बात का करना भाई? आपका अगर इतना बड़ा प्रभाव होता, आपने इतने अच्छे काम किए होते तो आपके भी 70, 80, 90 सीट तो आते। जब भाजपा 140 में 105 ला सकती है और भाजपा को तो आप जो है दूसरे दर्जे की पार्टी मानते थे महाराष्ट्र की राजनीति में, और आप उससे पहले इलेक्शन का देख चुके हैं कि भाजपा का परफॉर्मेंस क्या था, उसके बावजूद एक व्यक्ति का घमंड, जिसके पिता ने पूरी जिंदगी कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करी, उन्होंने कहा कि जिस दिन मेरी पार्टी का कांग्रेसीकरण हो जाएगा उस दिन मैं अपनी दुकान पे ताला लगा दूंगा। उनके बेटे ने अपने पिता के पूरे जीवन के संघर्ष को सोनिया गांधी की चौखट में ले जाकर नीलाम कर दिया। अच्छा, इसके बड़े सारे पैमाने हैं। आप सोचिए, बाला साहब की पुण्यतिथि आती है, उनकी जयंती आती है, कोई कांग्रेसी नेता ट्वीट नहीं करता, ना राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी, ना इनका कोई केंद्र का नेता नहीं करता। और उद्धव साहब ठाकरे, उनके परिवार में अगर किसी भी बच्चे का बर्थडे भी हो जाए तो वो पूरी आधी कमर झुका के साष्टांग दंडवत प्रणाम करने को जो है आतुर रहते हैं। तो राहुल बाबा का बड़ा एक फेवरेट नारा है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ए भाई, तुम तो 55-56 सीट वाले हो, तुम्हें इतनी एक बेसिक इज्जत नहीं मिल रही है उस गठबंधन के अंदर। अब जिसके सलाहकारी संजय राउत जैसे लाउड माउथ होंगे तो उसका क्या विवेक होगा, उसका क्या विजन होगा। मैं उद्धव ठाकरे का पीछे एक इंटरव्यू देख रहा था, तो वो भाई साहब कहते हैं कि यदि मैं पॉलिटिशियन नहीं होता तो मैं डॉक्टर होता, और बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें वो साहब कर रहे थे। देखिए, बड़े बूढ़े कहा करते थे कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं। आपने अपनी घमंड से मुख्यमंत्री का पद ले लिया। आप बताएं कि आपने मुख्यमंत्री होते हुए महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के कितने काम किए।
आपने एरे फॉरेस्ट का नाम लगाकर चलते हुए मेट्रो का काम रुकवा दिया। पता नहीं वो किसको खुश करना चाहते थे। देवेंद्र फडणवीस ने, जो आदमी मुख्यमंत्री था, उसने पार्टी के हाईकमान के निर्देशों को पालन करते हुए उसने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद लेना स्वीकार किया और उन्होंने वॉर फुटिंग लेवल पर महाराष्ट्र के अंदर काम किया। आज आप महाराष्ट्र के अंदर चाहे 6 लेन हाईवे की बात कर लीजिए, चाहे वो जो नया अभी पुल बनाया गया उसकी बात कर लीजिए, चाहे आप मेट्रो की बात कर लीजिए, एक्वा लाइन की बात कर लीजिए, इस लेवल पे काम किया है। तो आज की डेट में यदि देवेंद्र फडणवीस को इंफ्रास्ट्रक्चर मैन ऑफ महाराष्ट्र कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसी के साथ साथ जो शिवसेना है और एनसीपी, यानी कि एक तरफ शरद पवार हैं, दूसरी तरफ उनके भतीजे हैं जो कि एनडीए के साथ हैं। एक तरफ संजय राउत और उद्धव ठाकरे हैं, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो कि एनडीए के साथ हैं। तो इस बार जो है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अस्तित्व की भी लड़ाई दिखाई दे रही है, क्योंकि शरद पवार का कहना है कि हम असली एनसीपी हैं, वहीं उद्धव ठाकरे का कहना है कि हम असली शिवसेना है और एकनाथ शिंदे की नकली शिवसेना है। तो महाराष्ट्र की जो जनता है वो हमारी तरफ है। आज जिस तरीके से काम या फिर हिंदूवादी नीति की भी बात करें तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने जो है वो हिंदुत्व के लिए काम किया है, वहीं दूसरी तरफ कई सवाल जो हैं वो उद्धव ठाकरे को लेकर उठ रहे हैं। तो इस बार ये तमाम चीजें कितना इम्पैक्ट डालेंगी? देखिए, शिवसेना का नाम आते ही आपको लगता था, जब बाला साहब थे तब आपको लगता था कि देश के अंदर एक ऐसी पार्टी है जो बहुत कोर आइडियोलॉजी पे काम करती है, हिंदुत्व के लिए सबसे मुखर होती है, और जो लोग सेकुलरिज्म के सूरमा बनते थे उन सब की नींद अगर किसी ने हराम की थी तो वो निश्चित रूप से स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने की थी। अब उसके बाद उनके उत्तराधिकारी की लड़ाई हुई, राज ठाकरे और उद्धव के बीच में ये चला। अब जैसे कि हर परिवार में होता है कि पुत्र मोह, तो वो अपने बेटे को वो जो है अपना लेगेसी सौंप के चले गए। राज ठाकरे ने अपनी अलग पार्टी बनाई, वो संघर्ष करते रहे, आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं। पर जो आइडियोलॉजी और जिस चीज़ पे अड़िग रहना जो उनका स्वभाव था, उस स्वभाव को 100% यदि कॉम्प्रोमाइज़ किया तो वो उद्धव ठाकरे ने किया। अब आप सोचिए, वक्फ की बात चल रही है, ये भाई साहब कहते हैं कि वक्फ की 1 इंच भी ज़मीन इधर उधर हुई तो जो है हम ये नहीं करने देंगे। ए भाई, तुम कल तक अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार बन के घूमते थे, भगवा झंडे लेके घूमते थे, और उसके बाद जब राम मंदिर की बात आ रही थी तो तुम बीजेपी का मजाक उड़ाते थे। आज राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान भी हो गया, राम मंदिर का उद्घाटन भी हो गया, वैली से 370 भी हट गई, पर देश की जनता के बीच में तुम मजाक बन के रह गए। तो जब तक आप देखिए, राजनीति जो डेमोक्रेसी का जो एक बेसिक फ्लेवर है, ये है कि आपको जनता की नब्ज पकड़नी पड़ेगी। आपको जनता, और नब्ज कैसे पकड़ेंगे? आपको जनता के बीच रहना पड़ेगा। आप जन भावनाओं के विपरीत काम करेंगे तो आपके साथ वही होगा जो आज शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ हुआ और शरद पवार के साथ हुआ। इसी के साथ महाराष्ट्र में जो तमाम गठबंधन ये कह रहे थे कि हम तो एक साथ खड़े हैं, इंडिया अलायंस है, वहीं दूसरी तरफ एमवीए जो गठबंधन है और जो इंडिया अलायंस में तमाम समर्थन वाले गुट थे, आज अगर वो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। जैसा कि अब अखिलेश यादव के साथ इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है कि सीट शेयरिंग की बैठक है पर वहां पर उनके मुखिया को नहीं बुलाया जाता। देखिए, बेचारे अखिलेश यादव जी के साथ तो ये है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो साहब इंडिया अलायंस के जो है एक एलिमेंट के रूप में कल जम्मू पहुंचे थे। ना जम्मू में उनकी पार्टी लड़ी, ना उनके जम्मू में कोई एमएलए, पर वो सबसे आगे फ़ोटो खिंचवाने में नंबर 1 थे। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हो रहा है, अब वो वहाँ पे कांग्रेस को जो है उनकी मनमांगी सीटें नहीं दे रहे हैं, तो कांग्रेस भी कहेगी कि भैया तुम्हारा यहाँ कितना फुटप्रिंट है जो हम दें। हाँ ठीक है, इनके अबू आजमी जीतते रहे होंगे, बट गंगा जी में बहुत पानी बह चुका है। अब इस बार के चुनाव में सबको दाल आटे का भाव मालूम हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने जो है शिंदे जी के नेतृत्व में, फडणवीस जी के नेतृत्व में बीजेपी की एक ऐसी सरकार देखी है जिस, आप सोचिए, कांग्रेस एनसीपी के नेता खुलेआम आके बोल रहे हैं कि जो वो लाडली बहना योजना चलाई है जिसके तहत जो है एक महिला सशक्तिकरण का काम किया जा रहा है। एक तरफ तो कांग्रेस दूसरे राज्यों में जाके कहती है हम 2000 रुपये देंगे, 2000 रुपये देंगे। जहां तुम्हारी सरकार है वहां तो तुम्हारे लाले पड़े हैं। तुम्हारा मुख्यमंत्री कह रहा है कि जी मैं 1 महीने की तनख्वाह नहीं लूंगा, 3-3 महीने से सरकार, तुम अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो, उसके बाद आके बातें इतनी बड़ी बड़ी, मतलब
आपके नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला मामला है। तो अभी हरियाणा में चुनाव होके हटाए, आज हरियाणा में शपथ ग्रहण हो रहा है। हरियाणा का चुनाव जो है एक अलग सेंटिमेंट पे चल रहा था। लोग बोल रहे थे कि भाजपा वाइप ऑफ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कांग्रेस जो है एक तरफा सुपड़ा साफ कर देगी। क्या हुआ आज कांग्रेस का वोट शेयर जो है 39% वोट शेयर था। और अब महाराष्ट्र में तो कांग्रेस तीसरे चौथे नंबर की पार्टी है, जिसके अपने मुश्किल से 40-45 विधायक हैं। अभी वहाँ पे सीट शेयरिंग की लड़ाई है। जब उतने सीट लड़ने को मिलेंगे तब ना उनके विधायक चुन के आएंगे। तो महाराष्ट्र की राजनीति बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो लोग इस देश के अंदर नफरत का जहर भर रहे हैं, जो लोग इस देश के अंदर सेकुलरिज्म की आड़ में एक संप्रदाय विशेष को कंधे पे उचकाकर जो है इस देश के अंदर अशांति और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता समझ चुकी है। देश देख रहा है कि विकास कौन कर रहा है और विनाश कौन कर रहा है। खबर ये भी आ रही है कि समीर वानखेड़े जो हैं वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। तो इन तमाम चीज़ों का जो है वो कितना असर रहेगा विधानसभा पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का महासदस्यता अभियान चल रहा है। 9 करोड़ से अधिक लोग जो है पुनः सदस्यता ले चुके हैं। और जो लोग विकास की राजनीति को आत्मसात करना चाहते हैं, जो लोग बदलते हुए और बढ़ते हुए भारत की जो यात्रा है उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, निश्चित रूप से ऐसे विकासवादी लोगों का, जिनका खुद का कैरेक्टर, जिनका खुद का परफॉर्मेंस बोलता है, ऐसे लोगों का स्वागत है। ऐसे लोग जुड़ने चाहिए, जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी में हज़ारों करोड़ की जो है ड्रग्स माफिया का जो कमर तोड़ने का काम किया। निश्चित रूप में ऐसे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो वो वैल्यू एडिशन करेंगे। स्वागत है।